नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव, वोटिंग खत्म हो गई है और गिनती अभी बाकी है। और इस बीच में जो बीच में तैर रहा है वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता वो इतनी खत्म हो गई है कि एग्जिट पोल में बीजेपी की हार देखने के बाद में भी लोग उस पर यकीन नहीं कर पा रहे। और इसलिए कल से लेकर के और आज तक लगातार मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, सब पूछ रहे हैं कि आप अपना एग्जिट पोल बताइए, आपको क्या लगता है। यानी मैं खुद घूमा ग्राउंड पर तो मुझे क्या लगता है वो बताइए। जम्मू कश्मीर में क्या लग रहा है, हरियाणा के अंदर क्या लग रहा है, जमीन पर स्थिति क्या थी, क्या एग्जिट पोल के आंकड़े सही होंगे या गलत होंगे। ये सवाल जो है वो लगातार आप लोगों के कमेंट में लगातार मैं देख रहा हूं। मैं अपना एग्जिट पोल आपको बताता हूं कि मुझे क्या लग रहा है, मेरा अनुमान क्या है, मेरा आकलन क्या है हरियाणा को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी एजेंसी के साथ में हमारा कोई टाई अप नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ना ही जम्मू कश्मीर में और ना ही हरियाणा के अंदर हर जिले में हर सीट पर हमारे कोई रिपोर्टर हैं, और ना खुद मैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हर जिले में हर सीट पर मैं खुद जा पाया। ये बात बिल्कुल साफ साफ हो जानी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, इन दोनों जगह पर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर की, जितनी भी कर पाया। लेकिन मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, मूड मिजाज को समझा, पत्रकारों से बात की, क्या कुछ आकलन है, क्या कुछ सर्वे कहता है, ये सब कुछ समझा। और इसलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर के जो मेरा आकलन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, मैं अपने आंकड़े आपको दिखाऊं कितनी सीटें किसको हो सकती है मेरे हिसाब से, उस पर मैं बात करूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दोनों स्टेट के अंदर जम्मू कश्मीर और हरियाणा, हालांकि जम्मू कश्मीर जो है वो आज की तारीख में स्टेट नहीं है और ये इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। दोनों जगह पर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर बीजेपी के लिए लोगों के अंदर कोई उत्साह नहीं था। और ये खतरे की घंटी नरेंद्र मोदी जी के लिए बज रही है। नरेंद्र मोदी को बड़ी परेशानी इन चुनाव के नतीजों के बाद में साफ तौर पर होने वाली है, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, क्या विपक्ष को जिताने के लिए दोनों स्टेट में लोगों के अंदर जोश था, या फिर यूं कहें कि विपक्ष ने केवल फल से गिरता हुआ आम या सेब वो अपने हाथ में जो है वो लपका है। इसके अलावा जो है जनता के अंदर जो आक्रोश था वो मौजूदा सत्ता से था। ये बात भी समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़े जो है वो गवाही दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो गवर्नर का राज है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी एक तरीके से बीजेपी ही रूल कर रही थी। और उस बीजेपी के रूल को या गवर्नर के रूल को हटाने के लिए लोगों ने वहां पर वोट दिया है। यह बात बिल्कुल साफ साफ जम्मू कश्मीर के अंदर दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही थी। जो पढ़े तो ठीक है, ना पढ़े तो ठीक है। अब जरा आंकड़ों पर आते हैं, फिर विश्लेषण जो है विस्तार से करेंगे। हरियाणा को लेकर के सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहूंगा कि हरियाणा में मुझे क्या स्थिति दिखाई दी, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर को लेकर के बात करेंगे। हरियाणा के अंदर अगर आप स्थिति देखें तो हरियाणा में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी 56 से 62 सीटों के बीच में रह सकती है। ये ऑनलाइन न्यूज इंडिया का मेरा आकलन ये है कि कांग्रेस 56 से 62 सीट पर हरियाणा में रह सकती है। बीजेपी 18 से 25 के बीच में यहां पर बीजेपी रह सकती है। आईएनएलडी जो पिछली बार सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रही थी, इस बार आईएनएलडी 2 से 3 सीटें जीत सकती है। एक बात यहां पर मैं ये भी बता दूं कि एलनाबाद की जो सीट है जहां पर अभय चौटाला लड़ रहे थे, उस सीट पर कोई एक तरफा लहर नहीं है। आईएनएलडी को उस सीट पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी
2 या 3 सीटें ऐसी हो सकती है जहां पर आईएनएलडी जीत सकती है। उसके बाद में जेजेपी का तो फुल फॉर्म ही लोगों ने बना दिया जमानत जब्त पार्टी, और जेजेपी का मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कोई खाता खुलेगा। दुष्यंत चौटाला भी हार रहे हैं, दिग्विजय चौटाला भी हार रहे हैं, और तमाम उनके कैंडिडेट वो भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में बीएसपी जो गठबंधन में यहां पर थी आईएनएलडी के साथ में, बीएसपी का भी खाता नहीं खुलेगा। एएसपी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो कि जेजेपी के साथ में गठबंधन पे थी, उनका भी खाता नहीं खुलेगा। और अन्य की अगर बात करें, निर्दलीयों की अगर बात करें, तो 4 से 6 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर निर्दलीय जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा आकलन यह है, जिसमें कांग्रेस की सरकार स्पष्ट तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 56 से 62 सीटें वो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, और बीजेपी 18 से 25 के बीच में यहां पर संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। और ये अगर 25 सीट भी बीजेपी यहां पर लाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के सम्मानजनक हार कही जाएगी। और अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा अंडरकरंट था, हालांकि मैं इन आंकड़ों में भी कंजूसी कर रहा हूं, और यहां पर अगर कोई बहुत बड़ा अंडरकरंट था तो मैं कह नहीं सकता हूं कि फिर ये चीजें और ऊपर भी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम लोग पढ़ पाए जमीन पर स्थिति को, तो कम से कम ये जरूर दिखाई दे रहा है कि इतना जो है वो जरूर बीजेपी के लिए नंबर रहेगा और कांग्रेस के लिए भी इतना नंबर रहेगा। ये साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पर साफ तौर पर ये कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो जमीन तैयार की, उससे कहीं ज्यादा योगदान जो है मैं मानता हूं कि हरियाणा के अंदर जो काम किया वो 3 मुद्दों ने काम किया जिससे कांग्रेस का माहौल बना। और उसमें सबसे पहले नौजवानों का मुद्दा था, अग्निवीर का, बेरोजगारी का वो मुद्दा काम किया, जिसका फल जो है प्रॉफिट वो कांग्रेस को मिला। दूसरा, किसान आंदोलन की वजह से लगातार गांव देहात में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, जिस तरीके से किसानों की वहां पर मौतें हुई, उससे बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। कांग्रेस को बेनिफिट इस चीज का भी यहां पर मिला। और तीसरा, आखिरी में बड़ा मुद्दा जो उभर करके सामने आया वो पहलवानों का मुद्दा था, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया और बेनिफिट यहां पर कांग्रेस को हुआ। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, ये एक तरीके से इतने मजबूत हैं कि हरियाणा में जो नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए, 45 का आंकड़ा जो चाहिए, 46 का आंकड़ा, 90 सीटें कुल हैं, तो यहां पर करीब करीब जो है वो 30 के करीब सीटें वो इन 3 मुद्दों से बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। और विपक्ष की जो पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी पर, आईएनएलडी पर या बाकी जो और पार्टियां आई, बीएसपी और बीएसपी और एएसपी, इन पर विश्वास इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये छोटी पार्टियां थी, बीजेपी को वहां पर टक्कर देने में कामयाब जो है वो नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए लोग इनके साथ में नहीं गए। लोगों ने सीधे तौर पर यहां पर कांग्रेस को चुनने का काम किया। तो मुझे लगता है कि 30 सीटें, सीधे तौर पर 30 सीटें वो किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और नौजवान, उनकी वजह से बीजेपी को ना मिलकर के कांग्रेस को मिली है। और इसमें मैं कांग्रेस का योगदान कम मानता हूं, किसानों का, नौजवानों का और पहलवानों का योगदान मैं ज्यादा मानता हूं। और इसके बाद में इससे ऊपर जो कांग्रेस जा रही है, वो जा रही है फिर अपनी मेहनत से। अब वो अपनी मेहनत से 15 सीटें और निकाल सकती है, 25 सीटें और निकाल सकती है, 20 सीटें और निकाल सकती है। ये फिर कांग्रेस की अपनी मेहनत होगी। बाकी मुझे लगता है 30 सीटें मिनिमम और 40 सीट तक भी ऐसी सीटें हैं जो किसान, पहलवान और नौजवानों की वजह से कांग्रेस को मिल रही है, बीजेपी से वो छिटक रही है। और अगर ये 3 बड़े मुद्दे नहीं होते, नौजवान, किसान, पहलवान, तो ये 30 से 40 सीटें आज ढुलमुल 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 होती, मतलब कि वहां पर ना बीजेपी स्ट्रोंग ना कांग्रेस स्ट्रोंग, और फिर ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हो सकता था।
एक जो बड़ा मुद्दा रहा हरियाणा के चुनाव में वो है पोर्टल का मुद्दा। पोर्टल का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया। ये पोर्टल का मुद्दा क्या है, बाकी लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। दरअसल ये जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, ये लेकर के आई फैमिली आईडी पोर्टल के नाम पर इन्होंने स्कीम निकाली। इन्होंने कहा कि हम लोगों का जो भी डाटा है, उनकी आय है, उनका नाम है, परिवार का ब्यौरा है, वो सब कुछ डिजिटल करेंगे। और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत जो है वो पोर्टल पर फैमिली आईडी बनाई गई। उसमें आपका नाम, आपके परिवार का नाम, उसके आय कितनी है, क्या कमाते, सब कुछ है वो भरा गया। तो पहले तो ये हुआ कि जो भरा गया, जब वो हुआ तभी एक तो लोगों को परेशानी हुई, नया सिस्टम था, नई चीज थी, तो लोग उसमें परेशान रहे। उसके बाद में जब वो फैमिली आईडी बनकर के आई तो उसमें किसी का नाम गलत है, किसी के नाम में जैसे मान लीजिए कि धर्मेंद्र लिख दिया, सिंह नहीं लिखा, या मान लीजिए सुनील लिख दिया और उसके बाद में सुनील के बाद में शोराण नहीं लिखा, अनिल लिख दिया, नांदल नहीं लिखा। तो ये जो चीजें थी, फिर लोग दौड़ने लगे, भागने लगे कि भैया ये तो गलत हो गया। कल को पता चलेगा कि बच्चे का कहीं सरकारी जगह पर सरकारी नौकरी के लिए जो है नंबर नाम आ गया, तो वहां पर अगर ये चीजें दिखानी पड़ेंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हरियाणा का आदमी सबसे पहले ये चीज देखता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे रहे, ठीक रहे। कल को अगर बच्चे को कहीं पर जरूरत होगी और वहां पर अगर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं हुए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारा काम छोड़ करके लोग उस तरफ भागे। तो फिर लोगों को और घुमाया गया कि आप उधर चले जाइए, उधर चले जाइए, उधर चले जाइए। मतलब ये हुआ कि इस फैमिली आईडी से बेनिफिट के नाम पर कुछ नहीं मिला लोगों को, और चक्कर खाने के नाम पर चक्कर मिलते रहे। तो इससे भी एक बड़ी नाराजगी, बड़ा गुस्सा जो है वो लोगों को दिखाई दिया। बीजेपी ने एक नैरेटिव पेश किया पर्ची खर्ची के बिना नौकरी का, लेकिन वो चीज तब कामयाब हो जाती जब नौकरियों की भरमार होती। जैसे कुछ पॉकेट में मैं गया, मैं एक गांव का नाम आपको बता देता हूं। हम लोग करनाल असंध में थे, और असंध के अंदर एक गांव है पक्का खेड़ा। पक्का खेड़ा में हम लोग गए और वहां पर एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हमारे परिवार में 4 लोग लगे हैं। एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हमारे परिवार में 7 लोग लगे हैं। उस गांव में 20-25 लोग जो है वो गांव के लोगों ने बताया कि नौकरी लगे हैं। लेकिन ये 20-25 लोग जो नौकरी लगे हैं, ये मात्र कुछ ही गांव ऐसे थे, चुनिंदा गांव, मुट्ठी भर गांव, जिनमें से लोग नौकरियां लगे। और उसमें भी ज्यादातर लोग ग्रुप डी के थे, लाइनमैन लग गए, या कोई जो है दूसरे और सिंचाई विभाग में लग गए। इस तरह से अब बड़ी नौकरियां नहीं मिल पाई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अलग अलग पॉकेट में नौकरियां नहीं लगी। ये जो चीजें थी बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। लोगों ने इस पर जो है वो अपना विरोध भी जताया, और जो कुछ है फिर आज नतीजों के जो तौर पर हमें परसों दिखाई देगा। बहरहाल एग्जिट पोल के जरिए हम जरूर यहां पर देख रहे हैं। अब जिस तरीके से ये नतीजे निकल करके आए हैं, इस नतीजे से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मनोहर लाल खट्टर को अगर बीजेपी रखती तो शायद ये नतीजे और नीचे जाते। थोड़ा सा जो बीजेपी का एज यहां पर है कुछ सीटों पर, तो वो नायब सिंह सैनी की वजह से है। नायब सिंह सैनी का एक नया चेहरा बीजेपी लेकर के आई। हालांकि ये नहीं है कोई नायब सिंह सैनी ने बड़ा करिश्मा कर दिया हो, लेकिन कम से कम जो गुस्सा था उसकी हवा निकालने के लिए पेंचर का काम जो है वो नायब सिंह सैनी ने किया। थोड़ा सा उससे जो नाराजगी कम जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ये साफ है। अब आइए इसके बाद में जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं घूमा हूं, इसलिए जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं ज़्यादा आपको जो है वो नंबर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3-4 दिनों के लिए हम लोग गए थे, और 3-4 दिनों में जहाँ जहाँ पर हम लोगों से मिल पाए, मुद्दों को समझ पाए, वो मैं ज़रूर आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा समय हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए जम्मू कश्मीर के जो तमाम एग्जिट पोल इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक एग्जिट पोल है जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा नतीजों के आसपास रहे। तो ये एग्जिट पोल इलेक्टोरल एज का एग्जिट पोल, वो आप देखिए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 33 सीटें, बीजेपी को 27 सीट, कांग्रेस को 12 सीटें, पीडीपी को 8 सीट और अन्य को 10 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी एनसी 33 और 12 सीटें यहां पर कांग्रेस की,
ये दोनों मिल करके, और अगर जरूरत लगेगी तो पीडीपी भी साथ में आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आश्चर्य वाली बात नहीं है। और जो अन्य हैं उनमें से भी काफी लोग जो हैं वो इस गठबंधन के साथ में आकर के खड़े हो जाएंगे। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात मेरे लिए नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के लिए इस बार रास्ते बंद हैं। 2014 में जो हुआ था कि बड़ी पार्टी बन गई, उसके बाद में पीडीपी को अपने साथ ले लिया, लेकिन पीडीपी इस बार उतने नंबर नहीं ला पा रही है। पीडीपी मुझे लगता है 8 से 10 सीटों के बीच में ही सिमट करके रह जाएगी। 10 सीटों का आंकड़ा ऊपर, 10 सीटों से ऊपर पीडीपी मुझे नहीं लग रहा है कि जाएगी। और जब 10 सीटों से ऊपर पीडीपी नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है वो कोई किंग मेकर नहीं है। वो केवल और केवल ये है कि एक सपोर्टिव हैंड जरूर हो सकती है। वो अब एनसी कांग्रेस के साथ में ही जाने में ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहेंगे। इल्तिजा मुफ्ती के जो बयान रहे कि राहुल गांधी में ठहराव है, राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जो तमाम बातें कही गई, तो उसमें बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से पीडीपी को लेकर के जो चीज़ें जम्मू कश्मीर में हैं, उसका वजह जो है वो 2014 का जो चुनाव था वही है। 2014 के चुनाव के अंदर पीडीपी को जो नुकसान हुआ उसकी वजह से पीडीपी जो है वो अभी भी यहां पर नुकसान में दिखाई दे रही है। मतलब पीडीपी को जब 2014 में वो बीजेपी के साथ चले गए तभी एक नुकसान हो गया था उनको, लेकिन वो सरकार में टिके रहे, आखिरी में वो गठबंधन टूट गया, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाई। लोगों ने पीडीपी को कभी स्वीकार नहीं किया और लोगों को लग रहा है कि जो 370 जम्मू कश्मीर में आया तो इसके दरवाजे पीडीपी ने ही बीजेपी के साथ मिलकर के खोले, वरना ना बीजेपी यहां पर आती और ना 370 हमारा जाता, ना हमारा स्टेट का जो दर्जा था वो जाता। अब वहां पर भी जो स्थिति है वो यही है कि पीडीपी के लिए कम से कम ये साफ तौर पर है कि अब वो अपनी कुछ जो स्ट्रॉन्ग होल्ड की सीटें हैं उनको बचा पाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ खास वहां पर पीडीपी कर पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर सबसे बड़ी जो लोगों की एक तरीके से घाटी में आवाज जो है वो बनकर के उभरी है, ये भी मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात यहां पर कांग्रेस के लिए नेगेटिव ये है कि कांग्रेस को जो माहौल बनाना चाहिए था जम्मू के रीजन में, कांग्रेस वहां पर उतना माहौल नहीं बना पाई। राहुल गांधी को भी जितनी रैलियां करनी चाहिए थी जम्मू रीजन में, उतनी रैलियां राहुल गांधी ना कर पाए और ना माहौल बना पाए। और ये इसीलिए जो थोड़ा सा बहुमत से ये गठबंधन पीछे रहेगा, मुझे लगता है या तो बहुमत के बिल्कुल आसपास या बहुमत से थोड़ा पीछे जो है वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। और उसकी वजह कांग्रेस पार्टी का जम्मू रीजन में अच्छा प्रदर्शन ना करना एक बड़ी वजह है। यह सही है, अगर कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इन दोनों के साथ में गठबंधन नहीं होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसी फोर्स तो जरूर बन गए हैं कि वो घाटी में भी जाकर के, कश्मीरी घाटी में भी जाकर के वहां पर भी अपनी अच्छी खासी जो है वो वोटें निकाल सकते हैं। अब गठबंधन हुआ तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका फायदा हुआ है। और इसके जो है वो वजह आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को अगले वजीर आजम के तौर पर फारूक अब्दुल्ला बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं चलते चलते एक बार आपको कुछ जो भरोसेमंद हैं या जो पोल्स ऑफ पोल हैं वो आपको मैं दिखा देता हूं। ये आप देखिए, एक बड़ा मजेदार चल रहा है सोशल मीडिया पर कि जलेबी 57 पर रहेगी और गोबर जो है वो 27 पर रहेगा। हरियाणा का एग्जिट पोल, ये मतलब व्यंग के तौर पर है। आपको पता है राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जलेबी को लेकर के और बीजेपी ने उस बयान को खूब उल्टा सीधा करके काउंटर किया। तो अब लोग कह रहे हैं कि जलेबी 57 पर है और गोबर जो है वो 27 पर है। हालांकि नतीजों के आसपास जो इस आंकड़े को आप कह सकते हैं, लेकिन ये व्यंग के तौर पर है। अब इसके बाद में रेड माइक ने एक सर्वे किया है और ये इन्होंने प्रदीप गुप्ता जो कि एक्सिस माई इंडिया के आज तक के लिए एग्जिट पोल बनाते थे, उनके साथ मिलकर के एक एग्जिट पोल किया है, जिसमें कांग्रेस को 50 से 55 इन्होंने दिखाया है और 20 से 25
बीजेपी को, आईएनएलडी को 3 से 5 और अन्य को 3 से 5 इन्होंने दिखाया है। इसके बाद में ये आज तक ने ये दैनिक भास्कर की खबर है आज की, हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत है और जे&के में भी कांग्रेस गठबंधन आगे है, मतलब दोनों मिलाकर के आगे रहेंगे। 8 एग्जिट पोल का जो निचोड़ है, पोल्स, वो कांग्रेस को 55 सीट, बीजेपी को 26 सीटें हरियाणा के अंदर मिल सकती है, इनेलो को 2 सीटें और जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी इन दोनों को कोई सीट नहीं मिल रही है, 0 है। आम आदमी पार्टी को भी 0 है और अन्य को 7 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 41 सीटें, भाजपा को 27 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, पीडीपी को 7 सीटें और अन्य को 15 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आपके सामने है। और उसके बाद में हरियाणा को लेकर के दैनिक भास्कर का सर्वे बताता है कि 19 से 29 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, कांग्रेस को 44 से 55 सीट मिल रही हैं, इनेलो को 1 से 5, जेजेपी को 0 से 1, आप को 0 से 1 और अन्य को 4 से 9। वहीं इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे 20 से 28 सीटें बीजेपी के लिए, 50 से 58 सीटें कांग्रेस के लिए, इनेलो 0 है, जेजेपी और एएसपी उनके लिए 0 से 2 है, आम आदमी पार्टी 0 है और 10 से 14 जो है वो अन्य को इंडिया टुडे ने दिखाया है। एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें 18 से 28 सीटें भाजपा को, 53 से 65 सीटें कांग्रेस को, 1 से 5 इनेलो प्लस और जेजेपी प्लस को है वो 0 सीट, वहीं अन्य को 3 से 8 सीटें। और पीपुल्स प्लस का जो सर्वे है उसमें 15 से 29 सीटें भाजपा को, 44 से 54 सीटें कांग्रेस को, 2 से 3 सीट इनेलो को, 0 से 1 सीट जो है वो जेजेपी को और अन्य को 4 से 9 सीटें। रिपब्लिक टीवी का पी मार्क का जो सर्वे है उसमें 27 से 35 सीट बीजेपी को दिखाई दे रही है और उसके अलावा 51 से 61 सीटें कांग्रेस को, 3 से 6 सीट इनेलो को, बाकी सब अन्य इन्होंने 0 दिखाया है। ये मुझे लगता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया है, अन्य की सीटें वहाँ पर ज़रूर आएंगी। फिर रिपब्लिक का ही दूसरा एक मैट्रिक्स का सर्वे है जिसमें 18 से 24 बीजेपी को है, 55 से 62 कांग्रेस को है, 3 से 6 इनेलो को है, 0 से 3 जेजेपी, 2 से 5 अन्य को है। टाइम्स नाउ का सर्वे है, ये 22 से 32 सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी को और 50 से 64 सीट दिखा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा 14 सीटों का जो है मार्जिन दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और 2 से 8 सीट अन्य के लिए। न्यूज़ 24 का जो सर्वे है उसमें 20 से 28 सीटें बीजेपी के लिए, 50 से 58 सीटें कांग्रेस के लिए और 2 से 8 सीट अन्य के लिए। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो 20 से 25 सीट दैनिक भास्कर ने बीजेपी को दिया है, जबकि 35 से 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 12 से 18 अन्य हैं, पीडीपी 4 से 7 है। इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे जिसमें 27 से 32 बीजेपी है, 40 से 48 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, 6 से 12 पीडीपी और 6 से 11 अन्य है। एक्सेस माई इंडिया का 24 से 34 सीटें भाजपा की, 35 से 45 सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, 4 से 6 सीटें पीडीपी को मिल रही हैं, 8 से 23 सीटें अन्य को मिल रही हैं। फिर पीपुल प्लस का जो सर्वे है उसमें 23 से 27 सीटें भाजपा को है, 46 से 50 सीटें कांग्रेस को है और 7 से 11 सीटें पीडीपी और 4 से 6 सीटें अन्य को है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 28 से 30 सीटें और 31 से 36 सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, 5 से 7 सीट पीडीपी और 8 से 16 सीटें वो अन्य को हैं। टाइम्स नाउ का सर्वे है जिसमें 28 से 30 सीटें बीजेपी को दिखाई हैं, 31 से 36 सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाया गया है और 5 से 0 सीट वो पीडीपी के लिए और अन्य के लिए भी 0। ये भी मुझे लगता है कि सर्वे ठीक नहीं है। न्यूज़ 24 का 23 से 27 सीटें बीजेपी के लिए, 46 से 50 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, 7 से 11 सीटें पीडीपी के लिए, अन्य के लिए 4 से 6 सीटें यहाँ पर दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर के ये चुनावी जो है वो एग्जिट पोल है। आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन इंतजार करिए
और मुझे लग रहा है कि हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर में फिर भी थोड़ा सा ये रहेगा कि सरकार किसकी बनेगी, तो वो मैटर 1-2 दिन हो सकता है खींचे या शाम तक खींचे। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है 12 नहीं बजेंगे, उससे पहले ही खेल खत्म हो चुका होगा। बाकी आप लोग बताइए, आपको मेरा अनुमान, मेरा आकलन वो कितना सही लग रहा है, और आपका अनुमान, आपका आकलन वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि और लोग भी आपके नाम से पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।